Hello student, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we have to discuss the objective question practice for the NEET. Now we are discussing the DPP number 2 और इस DPP 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल ऑर्गेनेल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट. ओके, सो क्वेश्चन up to the 29 we have discussed in the DPP first. Now we are discussing about the DPP number second from the question number 30. अब आप लोग देखेंगे the following diagram shows some of the missing structure in plant cells. A to E identify the structure. अब यहाँ पर कुछ मिसिंग स्ट्रक्चर है, उन मिसिंग स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है. अब प्लांट सेल्स में देखना है. अब प्लांट सेल्स की सेल वॉल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं. हम इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को नाम से जानते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. तो यहां पर हमने लिख दिया ए जो है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है. फिर समझते हैं हम बी. अब जैसे हमने यहां पर बी देखा, अब ये न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस से की मेम्ब्रेन से जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. सो दिस इज द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. नाउ द सी. अब जो सी है, न्यूक्लियस के पास डेंसली अरेंज रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गोल्जी बॉडी. हम इन स्ट्रक्चर को नाम से जानते हैं गोल्जी बॉडी. नाउ यू विल सी द डी. अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनर्जी करेंसी powerhouse of the cell is called the mitochondria. So this is the mitochondria. फिर हम देखते हैं E. अब छोटे छोटे membrane-less स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में which especially help in the protein synthesis. This structure is called the ribosome. अब आप पहचान लिए A प्लाज्मोडेस्माटा करेक्ट है, B RER करेक्ट है, C गोल्जी बॉडी करेक्ट, डी माइटोकॉन्ड्रिया और ई राइबोसोम्स करेक्ट है. ए डेस्मोसोम यहीं से इनकरेक्ट हो गया. ए प्लाज्मोडेस्माटा करेक्ट है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया. क्लियर. अब जो है डी टाइट जंक्शन इनकरेक्ट हो गया. बी तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर इज द A. Now the question number 31. Eukaryotes makes the entire body of. तो देखिए R.H. Whittaker ने जब 5 किंगडम दिया उसके अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया होता है. मोनेरा के अलावा जितने भी किंगडम है दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोट्स. तो प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, फंजाई यूकैरियोट्स है, प्लांट यूकैरियोट है. सो करेक्ट आंसर विल बी द डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following differentiate plant cells from the animal cells? So देखिए प्लांट सेल्स को हम एनिमल सेल्स से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स करेक्ट है, प्लास्टिड करेक्ट है एंड सेल वॉल करेक्ट है. क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, प्लांट सेल्स है. क्योंकि प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होता है जबकि एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो स्मॉलर होते हैं और मेनी होते हैं. और जबकि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ जैसे हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में है जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट है. सेल वॉल प्लांट सेल्स में जबकि एनिमल सेल्स में नहीं है. तो ए ऑप्शंस करेक्ट है. बी हम देखते हैं तो बी में सेल वॉल करेक्ट है, प्लास्टिड करेक्ट है, सेंट्रियोल इनकरेक्ट हो गया बिकॉज सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स नॉट इन द प्लांट सेल. नाउ द ऑप्शन सी सेल वॉल करेक्ट है, प्लास्टिड करेक्ट है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल सेल्स. नाउ द डी सेल मेम्ब्रेन करेक्ट है, सेल मेम्ब्रेन इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों की सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सिमिलर होता है. प्लास्टिड करेक्ट है, सेल वॉल करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द 32 इज द ए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 33. चूज द इनकरेक्ट पेयर. हमें यहां पर इनकरेक्ट पेयर को सिलेक्ट करना है. ए ऑप्शन बेस्ट मटेरियल टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज आरबीसी ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस और मेनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. इसीलिए आरबीसी को हम बेस्ट मटेरियल मानते हैं स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन.
फिर बी ऑप्शंस देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज बायलेयर्ड, बिल्कुल करेक्ट है, बायलेयर्ड में लिपिड्स का अरेंजमेंट होता है, तो इस तरीके से लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन बनती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज फास्फोलिपिड, बिल्कुल करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ओनली, अब लिपिड ओनली लिख दिया, यहां से इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशंस में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ लिपिड्स भी है, और लिपिड्स के अलावा इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, सो दिस इज द कंपोजिशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो इनकरेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, डी, सो दैट इज व्हाई इन करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 33 इज द डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ, अब हम समझते हैं लिपिड पोलर हेड टूवर्ड्स द इनर साइड, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या है, पोलर हेड है, और ये पोलर हेड स्पेशली प्रेजेंट होते हैं टूवर्ड्स द आउटर साइड, तो यहीं से कहानी गलत हो गई, ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बी हम देखते हैं, बोथ हेड एंड टेल टूवर्ड्स द आउटर साइड, क्योंकि हेड जो है आउटर साइड होता है जबकि टेल इनर साइड्स होता है, हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड टेल टूवर्ड्स द इनर साइड, करेक्ट है, बोथ हेड एंड टेल टूवर्ड्स इनर साइड इनकरेक्ट है। सो 34 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर है सी। नाउ द 35, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अब लिपिड में इसमें प्रेजेंट होता है मोस्ट कॉमनली फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, सो 35 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर है बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, बाय टेल्स ऑफ लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन आर टूवर्ड्स इनर पार्ट, सो देखिए जब हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर द लिपिड बायलेयर्ड होती है, तो ये हमने बना दिया क्या, लिपिड बायलेयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस लिपिड बायलेयर्ड को जब आप समझेंगे तो इसमें दो लेयर होती है लिपिड की, इनको हम लिपिड लीफलेट्स भी कह देते हैं, ये लिपिड बायलेयर्ड बन गई। अब जब हम इस लिपिड बायलेयर्ड को देखेंगे तो इन लिपिड बायलेयर्ड में दिस इज कॉल्ड द पोलर हेड, ये क्या कहलाते हैं, पोलर हेड कहलाएंगे, ये भी क्या हो गया, पोलर हेड है, जबकि दिस इज कॉल्ड द नॉन पोलर टेल, ये हो गया नॉन पोलर टेल स्ट्रक्चर है। अब जो लिपिड बायलेयर्ड मेम्ब्रेन है इसमें पोलर हेड प्रेजेंट टूवर्ड्स द आउटसाइड, ये आउटसाइड होते हैं क्योंकि पोलर हेड जो है दैट इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक होती है। तो इस केस में पोलर हेड जो है जब आउटर साइड प्रेजेंट है, सो ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 36 में ए ऑप्शन पढ़ते हैं, द टेल इज द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, यहां तक करेक्ट है, एंड सो प्रोटेक्टेड विद इन एक्वस एनवायरनमेंट, गलत है, क्योंकि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल को पोलर हेड प्रोटेक्ट करते हैं एक्वस एनवायरनमेंट से, ना कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। बी ऑप्शन, द टेल इज पोलर, तो यहीं पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर हम देखते हैं द नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ लिपिड्स बीइंग ऑन द इनर साइड, बिल्कुल करेक्ट है, इंश्योर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पोलर पोर्शन है वो हेड हो गया, ये पोलर पोर्शन हाइड्रोफिलिक पोर्शन स्पेशली कम्स इन कांटेक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों तरफ किसके कांटेक्ट में आता है, एक्वस सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण पोलर हेड जो है नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक टेल को एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द सी, 36 का करेक्ट है सी, ओके, एक्सक्यूज मी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द रेशो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। बिल्कुल करेक्ट है। जो डिफरेंट सेल टाइप्स है इनमें प्रोटीन और लिपिड्स का लेवल अलग अलग होता है। जैसे माइलिन शीथ है, इसमें लिपिड्स लेवल हाई रहेगा। आरबीसी जो है इसमें प्रोटीन लेवल लिपिड्स के कंपेयर में हाई होता है। बी 52% ऑफ द प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स are in the membrane of the human RBC. This is also correct. C, integral protein are found on the intracellular surface of the cell membrane only. यहां पर गलत हो गया, क्योंकि हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, एक हो सकते हैं पेरीफेरल प्रोटीन जो कि सरफेस पर प्रेजेंट है, जिन्हें हम एक्सटेंसिक प्रोटीन कहते हैं और उन्हें बहुत आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। Second types of the protein is called the integral protein. This is also called the intrinsic protein. अब ये intrinsic protein या integral protein जो है ये या तो मेम्ब्रेन में partially buried होते हैं या फिर ये totally buried होते हैं। That means partially embedded रहेंगे या फिर totally embedded रहेंगे। तो इसीलिए C ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फाउंड ऑन द इंट्रासेलुलर। ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और सेल के बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। ऑप्शन डी हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, करेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, सो करेक्ट आंसर ऑफ द 37 इज द सी। एक्सक्यूज मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल ए इन द गिवन डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो देखिए हमें यहां पर ए को आइडेंटिफाई करना। अब जो ए स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तरीके से सुगर है। अब ये सुगर है, सो दैट इज वाई 38 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। जब हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, तो एक्सटर्नल प्रोटीन क्या होता है, सच ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड बायलेयर, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल प्रोटीन। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो कि टोटली या पार्शियली ब्यूरिड है, ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल प्रोटीन। जबकि लिपिड, अब लिपिड पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द लिपिड। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है लिपिड, क्योंकि लिपिड बायलेयर्ड है, इसमें पोलर हेड और नॉन पोलर टेल है। 38 का करेक्ट आंसर इज द सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज। देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, और सिंगर निकोलसन के मॉडल के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द क्वासी फ्लूइड नेचर, हाफ फ्लूइड नेचर की होती है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 39 इज कॉल्ड द बी, क्योंकि जब ये क्वासी फ्लूइड नेचर की रहेगी तो प्रोटीन के लैटरल मूवमेंट को अलाउ करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन। सो देखिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो बताता है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, लिपिड बायलेयर है, साथ में सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइडिटी मेंटेन करती है उसमें लिपिड्स का क्या रोल है, साथ में उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करते हैं। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो 40 का करेक्ट आंसर इज द सी। ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनकरेक्ट हो गया, ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनकरेक्ट हो गया, ओनली फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन आल्सो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों ही एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, ओके, फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। अब हम यहां पर देखेंगे सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल ग्रोथ सेल डिवीजन को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इनिशियली जब सेल का फॉर्मेशन होता है तो इनिशियल सेल्स क्या होती है, स्मॉलर साइज की होती है। जब ये सेल स्मॉलर साइज की रहेंगी, जब इसमें ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के समय इसके अंदर ओवरऑल प्रोटोप्लास्ट का कंटेंट इंक्रीज होगा, और जब प्रोटोप्लास्ट का कंटेंट इंक्रीज होगा तो इस केस में सेल क्या दर्शा रही है, ग्रोथ दर्शा रही है। दैट्स मीन्स जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की है
तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। सेल डिविजन्स में भी इसका रोल है, क्योंकि सेल डिविजन्स के कारण नई सेल्स का फॉर्मेशंस होता है। बी, फॉर्मेशंस ऑफ द इंट्रासेलुलर जंक्शंस, दिस इज आल्सो करेक्ट। सी, सिक्रीशंस एंड परमिएशंस ऑफ वेरियस सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। सो दैट इज वाई 41 का करेक्ट आंसर विल बी द डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 42, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। देखिए, हम इसका मेन डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। जनरली जब हम मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन करते हैं और मेम्ब्रेन को ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स द विच आर अलाउ टू ऑल दी सब्सटेंस टू अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, जो कि सभी सब्सटेंस को, सोल्यूट और सोलवेंट सभी के लिए परमिएबल है, जैसे सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाती है। फिर हम देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हो जाता है विच स्पेशली परमिएबल फॉर द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट फॉर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, दैट इज द सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल के बाद हम देखते हैं यहां पर सेमी परमिएबल का ही टाइप है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल से कहने का मतलब हुआ कि इट अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉट ओनली सोल्यूट बट आल्सो द सोलवेंट। लेकिन जो सोल्यूट है सभी सोल्यूट्स को अलाउड नहीं करती है, सिलेक्टिव सोल्यूट को अलाउ करती है। दैट्स मीन द सर्टेन मटेरियल इसके थ्रू पास हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल। तो अलाउ ऑल मटेरियल टू पास थ्रू, इनकरेक्ट हो गया। अलाउ ओनली वाटर टू पास थ्रू, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट हो गया। अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, करेक्ट हो गया। अलाउ ओनली आयंस टू पास थ्रू, इनकरेक्ट। 42 का करेक्ट आंसर इज द सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सेल मेम्ब्रेन। हमें यहां पर इनकरेक्ट देखना है। चलिए हम ए पढ़ते हैं। जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास इजीली विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है। पैसिव में मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट। बी देखते हैं, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस पास थ्रू इट लेस रैपिडली देन द लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके थ्रू लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस फास्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नॉन पोलर नेचर की है, वो पोलर सब्सटेंस को और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को इजीली पास नहीं होने देती। सो दैट इज व्हाई बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी, न्यूट्रल सोल्यूट मूव अक्रॉस it by simple diffusion, this is also correct. So correct answer of the 43 is the D. Okay, now the next question, question number 44 which is one is the false about osmosis। हमें यहां पर false statement देखना है related to the osmosis। देखिए A है it is specific form of diffusion, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि osmosis में वाटर मोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने इसको नाम दे दिया, सपोज दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स पास होंगे। सपोज दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, बिल्कुल सही है। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर along the concentration gradient, बिल्कुल सही है। along the concentration gradient means the एक तरफ यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरी तरफ यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑस्मोसिस मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ द वाटर, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। इट अकर्स थ्रू द कैरियर प्रोटीन, यहां तक करेक्ट है। एंड नीड एटीपी, यहां इनकरेक्ट हो गया। यदि किसी प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में नीड एटीपी है, दैट्स मीन्स वो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जबकि ऑस्मोसिस इज द
पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, और यहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं लगती है। तो 45 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? डी है। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? डी है। तो हमने यहां पर आंसर दी बताया डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, सोडियम एंड पोटेशियम पंप रिप्रेजेंट। जब भी यहां पर पंप आ जाता है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पंप मींस द लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में यहां पर मूवमेंट हो रहा है। तो यहां हमने कहा लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर मूवमेंट हो रहा है। जब लो से हाई की तरफ होगा, सो डेफिनेटली here is a requirement of the ATP, here is a requirement of the energy, और जहां एनर्जी की जरूरत लग जाती है, so that is called the active transport. So 45 का करेक्ट आंसर इज द A. Now 46, okay, which of the following characteristics is the correct about the cell wall of the plant cell? यहां पर हमें प्लांट सेल वाल से रिलेटेड में करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ए, प्ले रोल इन प्रोटेक्शंस, करेक्ट है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शंस, बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 46 इज द डी। एक्सक्यूज मी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, चूज द ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशंस ऑफ द प्लांट सेल वाल। सो यहां पर हमें प्लांट सेल वाल के कंपोजिशंस में ओड वन सिलेक्ट करना है। सो देखिए, जो एक प्लांट सेल वाल होती है, तो प्लांट सेल वाल के कंपोजिशंस या प्लांट सेल वाल मिलकर बनी हुई है किससे? सेलुलोज से। सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज से। हेमीसेलुलोज के अलावा इसमें प्रेजेंट होता है पैक्टिन्स, और पैक्टिन्स के अलावा इट कंटेन द प्रोटीन, जो बेसिकली प्लांट सेल वाल मिलकर बनी हुई है। तो हमें इसे ओड वन देखना है। सेलुलोज प्रेजेंट है, गैलेक्टन्स मेनली प्रेजेंट होता है एल्गल सेल वाल में, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन करेक्ट है, हेमीसेलुलोज करेक्ट है। तो ओड वन देखना था, तो ओड वन इज द गैलेक्टन्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, द इनरमोस्ट पोर्शन ऑफ द मैच्योर प्लांट सेल वाल इज। देखो, जनरली जब हम एक प्लांट सेल वाल को लेकर समझते हैं, सपोज यहां पर ये हमने ड्रॉ की, एक प्लांट सेल को ड्रॉ कर दिया। अब जब हम यहां पर एक प्लांट सेल्स बना देते हैं, तो अब इस प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर हमने बना दिए। ओके, सपोज ब्लू कलर से जो मेम्ब्रेन बनाई है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गई? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि रेड कलर से जो अभी हमने लेयर बनाई है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वाल। ये है प्राइमरी सेल वाल। अब क्या होता है, हमें क्वेश्चन में देखना है इनर मोस्ट पोर्शन। अब क्या होगा, जैसे ही सेल मैच्योर होती है, सो प्राइमरी सेल वाल पर एड ऑन होने लगते हैं सेकेंडरी वाल मटेरियल, और जैसे ही यहां पर सेकेंडरी वाल मटेरियल का एडिशंस होगा, उसके कारण यहां पर फॉर्मेशंस हो जाता है सेकेंडरी सेल वाल का, और सेकेंडरी सेल वाल फॉर्म्स इनसाइड द प्राइमरी सेल वाल। ये कहां बनती है? प्राइमरी सेल वाल के अंदर बनती है। ये धीरे धीरे यहां पर डिपोजिशंस हुआ, और डिपोजिशंस के कारण सेकेंडरी सेल वाल बन गई। ये लिख दिया हमने, दिस इज द सेकेंडरी सेल वाल। ओके, तो प्राइमरी सेल वाल के कंपेयर में सेकेंडरी सेल वाल क्या होती है? इनर होती है। सो 48 का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज द सी, सेकेंडरी सेल वाल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द मिडिल लेमिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हमें यहां पर मिडिल लेमिला में यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड करेक्ट आंसर देखना है। ए, इट इज फॉर्म एज ए सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द कैल्शियम पैक्टेट, क्योंकि हमने बताया था कि मिडिल लेमिला का जो कंपोजिशन है मोस्ट कॉमनली कैल्शियम पैक्टेट होता है 99% केस में, कुछ केस में मैग्नीशियम पैक्टेट भी हो सकता है। अब हमने कहा सी ऑप्शन, इट होल्ड डिफरेंट नेबरिंग सेल टूगेदर, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 49 इज द डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50,
द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला आर ट्रेवर्स्ड बाय। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, सेल वॉल और मिडिल लेमिला। अब सेल वॉल डेड पार्ट है और अब उनके बीच में, दो सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला होता है। अब एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। और जब हम इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की बात करते हैं, सो इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को हम नाम से जानते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो 50 का करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51, व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशंस में बताया था कि जब जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वर्क और फंक्शन एज ए कोऑर्डिनेटेड मैनर्स, इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में काम करते हैं। सो इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। देयर स्ट्रक्चर आर डिस्टिंक्ट, लेकिन इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। देयर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट जरूर है, लेकिन इसके कारण ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। रीजन है देयर फंक्शंस आर द कोऑर्डिनेटेड मैनर्स, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर्स में होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ द 51 इज द सी। एक्सक्यूज मी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन फॉलोइंग पेयर। करेक्ट मैचिंग देखना है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मींस इस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है, और जिस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है वो सिंथेसिस करता है स्टेरॉइडल हार्मोन और लिपिड्स का। तो इसमें लिखा हुआ सिंथेसिस और लिपिड करेक्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट इज वाई इनकरेक्ट। रफ ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, इनकरेक्ट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ द फास्फोलिपिड, इनकरेक्ट है। तो करेक्ट मैचिंग इज द ए। नाउ द 53, न्यूक्लियर एनवलप इज डेरिवेटिव ऑफ। सो देखिए जो न्यूक्लियर एनवलप है, जनरली हम देखते हैं, सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस की आउटर एनवलप हो गया, आउटर लेयर हो गई। अब आउटर लेयर से कांटेक्ट में आता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, RER के साथ। ये हमने बना दिया है यहां पर, दिस इज द राइबोसोम, ये राइबोसोम्स यूनिट बना दी हमने। तो ये है RER। सो दैट्स मीन्स जो न्यूक्लियर एनवलप है ये डेरिवेटिव है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो 53 का करेक्ट आंसर इज द सी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें हम देखेंगे व्हाट डज बी रिप्रेजेंट इन द फिगर। एक्सक्यूज मी, हमें यहां को पहचानना है बी किस बात को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम यहां पर बी देखेंगे तो बी क्या हो गया, एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस है। अब हमने कहा जो डी दिख रहा है, न्यूक्लियस पर माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, डी इज द न्यूक्लियर पोर है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। फिर आप लोग देखोगे ध्यान से, ये जो सी दिख रहा है ये कहां प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, सो दिस इज द राइबोसोम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो हम इसे नाम से जानते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो 54 का करेक्ट आंसर इज द बी। 55, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं, SER एक्ट एज ए मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस। तो हमने यहां पर देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज द टू टाइप, फर्स्ट इज द RER एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द SER। RER में राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए मेजर साइट होता है प्रोटीन का। ACR में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, दिस इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइडल हार्मोन एंड लिपिड्स। तो अब आंसर देखते हैं, लिपिड्स एंड स्टेरॉल सिंथेसिस करेक्ट है, प्रोटीन इनकरेक्ट है, राइबोसोम्स इनकरेक्ट है, DNA इनकरेक्ट है। तो 55 का करेक्ट आंसर इज द ए। एक्सक्यूज मी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। सो देखिए
हम जैसे यहाँ पर प्रोटीन देखते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आरईआर, और आरईआर में प्रोटीन बनेगा, देन आफ्टर वो वहां से रिलीज हो जाता है. सो करेक्ट आंसर विल बी द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉट द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट. Excuse me. Okay. Now the question number 57. The scientist who first observed densely stained reticular structure near the nucleus. So देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बाद आउटर मेम्ब्रेन है, इसके पास में डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और दिस रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गोल्जी बॉडी. और गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में. सो करेक्ट आंसर 57 इज द डी. नाउ द 58. सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एपरेटस हैज डायमीटर, याद रखना है डेटा है, तो गोल्जी एपरेटस का जो डायमीटर होता है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 59. चूज द इनकरेक्ट पेयर. इनकरेक्ट पेयर देखना है. गोल्जी बॉडी, डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, बिल्कुल करेक्ट है. सिस्टर्नी सर्कुलर फिक्स्ड इन नंबर, गलत हो गया. सिस्टर्नी सर्कुलर नहीं होती है, ये फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनका नंबर अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म वेरी करता है. तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. फॉर्मिंग फेस इज कॉल्ड द सिस और कॉन्वेक्स, बिल्कुल करेक्ट है. मैच्योरिंग फेस कॉनकेव और ट्रांस, बिल्कुल करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट पेयर देखना था, तो 59 का करेक्ट आंसर इज द बी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 60. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लेवलिंग ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी एपरेटस. अब देखिए ये गोल्जी एपरेटस हो गया. अब गोल्जी एपरेटस में हमें करेक्ट देखना है. तो देखिए गोल्जी एपरेटस में बी क्या है, एक तरीके से बेसाइकल से. कौन सी बेसाइकल से है, ट्रांजिशनल बेसाइकल. और ये ट्रांजिशनल बेसाइकल कहां से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर आ रही है. ये सपोज यहां पर क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर आई. अब जहां पर बेसाइकल्स आकर फ्यूज्ड होती है, हम उस फेस को कहते हैं सिस फेस. और देन आफ्टर मॉडिफिकेशंस के बाद जो रिलीज हो रही है, ये क्या हो रही है, डिस्चार्ज बेसाइकल. हमने इसको नाम दे दिया डिस्चार्ज बेसाइकल. अब जो डिस्चार्ज बेसाइकल है वो कौन से फेस से निकलती है, ट्रांस फेस से निकलती है. तो अब हम ऑप्शन समझते हैं. ऑप्शन ए सिस्टर्नी करेक्ट है, बी बेसाइकल करेक्ट है, सी सिस फेस. तो अब हमने यहां पर क्या कहा, सी जो है सिस फेस है, यहां पर इनकरेक्ट हो गया. डी ट्रांस फेस, ये गलती हो गई यहां पर, तो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. बी की तरफ बढ़ते हैं. ए सिस्टर्नी सही है, बी बेसाइकल सही है, सी ट्रांसफेज बिल्कुल सही है, और डी सिस फेस करेक्ट है. तो 60 का करेक्ट आंसर विल बी द बी, है ना. अब आप ए पढ़ोगे ट्यूब्यूल्स, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स नहीं है. ए जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द सिस्टर्नी है. दीज स्ट्रक्चर आर द सिस्टर्नी, तो दैट्स वाई ये यही इनकरेक्ट हो जाएगा. अब आप पढ़ोगे ए बेसाइकल. बेसाइकल जो है एक तरीके से ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये ऑप्शंस भी यहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर ऑफ द 60 इज द बी. एक्सक्यूज मी. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61. इंपोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. दिस इज आस्क इन द 2020 आल्सो, इन नीट एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है. इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन मेनली सिंथेसाइज होते हैं कहां पर, गोल्जी एपरेटस में. ग्लाइकोसाइडेशंस की जो प्रोसेस है ये सब कहां चलेगी, गोल्जी एपरेटस में चलेगी. सो 61 का करेक्ट आंसर विल बी द बी. नाउ द क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस. मटेरियल पैकेजिंग फंक्शन होता है, सिक्रीशन फंक्शन होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है, जबकि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मेनली कहाँ होता है, ER में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो इसीलिए 62 का करेक्ट आंसर विल बी द डी.
नाउ द 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इनक्लोज्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। अब आपको याद आ रहा होगा, थ्योरी लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ऐसे याद रखें, एमएनसी डबल मुनाफा। तो जैसे ही आप लोग ऐसे याद रखोगे एमएनसी डबल मुनाफा, तो आपको क्या याद हो जाएगा, एम मीन्स द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एन मीन्स द न्यूक्लियस, जबकि सी मीन्स द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, डबल मुनाफा, दैट्स मीन्स द डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट डबल, न्यूक्लियाई डबल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल, जबकि लाइसोसोम्स क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। 63 का करेक्ट आंसर विल बी द बी। ओके, नाउ द 64, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल केप्ट इन ए वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। सो देखिए, ऑस्मोटिक एक्सपेंशन किसके थ्रू मेंटेन होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशंस इन द प्लांट। तो बिल्कुल 64 का करेक्ट आंसर है बी। और एनिमल्स में भी ये ऑस्मो रेगुलेशंस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो 64 करेक्ट आंसर विल बी द बी। नाउ द 65, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द वैक्यूल्स। ओके, ए, इट कंटेन वाटर, सेप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। बिल्कुल सही है। इट इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट इन प्लांट सेल। बिल्कुल करेक्ट है। सी, इट्स कंटेंट फॉर्म्स सेल शेप एंड मेंटेन टर्गर प्रेशर्स। करेक्ट है, करेक्ट ही हमें देखना है। तो 65 का करेक्ट आंसर विल बी द डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 67, which of the following statement is correct? In amoeba, contractile vacuole is important for excretion and osmoregulation. बिल्कुल सही है। B, in many cell as in protista, food vacuoles are formed by engulfing the food particle. This is also correct, क्योंकि प्रोटिस्टा में जब फूड मटेरियल को एनगल्फ करेंगे, फेगोसाइटोसिस होगा, तो उस केस में फूड पार्टिकल्स बनेगा। करेक्ट है। C, vacuoles is always स्मॉल साइज इन ऑल सेल ऑफ द प्लांट। इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि प्लांट सेल्स में सिंगल लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी द डी, बोथ ए एंड बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 67, व्हाई द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल इज हायर इन वैक्यूल देन दोज इन साइटोप्लाज्म। तो देखिए, सपोज यहां पर एक वैक्यूल हो गया। अब वैक्यूल के अंदर क्या रहेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का, मिनरल्स का। मिनरल्स और आयन इसमें साइटोप्लाज्म के कंपेयर में हाई कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट रहेंगे। सपोज ये एक सेल है। अब इस सेल में साइटोप्लाज्म के कंपेयर में वैक्यूल्स में कॉन्सेंट्रेशन हायर क्यों होगा? इसके पीछे रीजंस है, क्योंकि मेन प्रोसेस होती है यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्योंकि यहां पर स्पेशली वैक्यूल्स में पंप होते हैं, इनके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या रहेगा, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से आयन और मिनरल्स कहां चले जाते हैं, वैक्यूल्स में चले जाते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। टोनोप्लास्ट हैज नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। करेक्ट है। दैट पंप्स आयन इनटू द वैक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। करेक्ट है। B, through osmosis, a large number of ion goes continuous to vacuoles from cytoplasm. Incorrect है, क्योंकि osmosis के थ्रू large number of ion नहीं जा सकते, क्योंकि osmosis एक स्पेशल टाइप्स ऑफ द डिफ्यूजन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मोलिक्यूल्स ही ट्रांसपोर्ट होता है। C, cytoplasmic ion enter the vacuoles through the osmotic flow of water. Incorrect है। Vacuole is always engaged in हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट इनटू द आयन। इनकरेक्ट है। सो हमें यहां पर करेक्ट आंसर देखना है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 67 इज द ए। आई होप ये क्वेश्चन सेशंस आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।